आज के दिन की सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, जो बानियाने हिज़्बुल्लाह में से एक हैं। इसराइल के अटैक्स एक हफ़्ते से बहुत शदीद हो गए थे और अब की बार लेबनान को निशाना बनाया जा रहा था। आप सब ने वो ख़बर सुनी जब वॉकी टॉकीज़ के ज़रिए भी धमाके किए गए जिसमें सिविलियंस शहादतें हुई। हमने देखा ईरान भी अटैक्स के बाद उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर सका और लेबनान की तरफ से भी ज़रा हिज़्बुल्लाह भी उस तरह से हमें ताकतवर दिखाई नहीं दी जिस तरह से इसराइल ने आगे बढ़कर हमले किए। अब हिज़्बुल्लाह के जो सीनियर रहनुमा है नईम कासिम, उन्हें अबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह साहब के जो कज़न हैं हाशिम सफ़ीउद्दीन, वो भी टारगेट बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो महफूज रहे हैं इस हमले में, वो सरबराह हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई हैं वो ये मैसेज भिजवा रहे हैं कि तमाम इलाकाई मज़ाहमती क़ुव्वतें हिज़्बुल्लाह के साथ खड़ी होंगी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इसराइली आर्मी चीफ़ का ये कहना है कि ये हमारा आखिरी हमला नहीं है, हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं जो एक के बाद एक सामने आएंगे और हम टारगेट करेंगे। ईरान की खामोशी ने या ईरान, आपने ये तबसरा किया था कि ईरान अभी रिस्पांस नहीं देगा जब ईरान में इस्माइल हनिया साहब को निशाना बनाया गया। क्या ईरान की जानिब से रिटेलिएशन में ताख़ीर ने हल्लाशेरी दी इसराइल को, और अब आपके ख़्याल में क्या ये ईरान को ट्रैप करने का कोई मंसूबा है? इस तरह से टारगेट करना हिज़्बुल्लाह के सरबराह को कितना बड़ा नुकसान समझते हैं आप इसको? जी बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। ईरान को इन्वॉल्व करने में इन बिगर वॉर, वो तो इसराइल का ऑब्जेक्टिव काफ़ी अरसे से है कि किसी तरीके के साथ ईरान को उस लेवल पे प्रोवोकेशन की जाए कि वो एक्सक्यूज़ मिल जाए इसराइल को कि उसको अटैक करे, और स्पेशली इट्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, जो कि अमेरिका का भी ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नॉकआउट किया जाए। तो मगर ईरान इतना प्रोवोक नहीं हुआ जी। और ये आपका तज़िया भी है, ये सही कह रही हैं आप कि लोग यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान प्रोवोक हो के और कोई एक्सटेंड करे रेजिस्टेंस, जिस फिर इजराइल अटैक करे ईरान को। अब इजराइल की तरफ से 2-3 पैगाम दिए गए हैं। एक का जिक्र अभी आपने किया कि वो कहते हैं कि हम और भी अटैक्स करेंगे जी। दूसरी ये कि जो यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू साहब ने कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं कि हम हर कोने में पहुंच सकते हैं, ईरान की हर जगह पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात ये जो नसरुल्लाह को असैसिनेट किया है जी, इसके साथ ये वाज़े हो गया कि वो जो सारी टैक्टिक्स थे हिज़्बुल्लाह के कि अंडरग्राउंड बंकर्स जी, उनको उन्होंने बंकर ब्रेकिंग बॉम्ब्स के साथ तोड़ दिया जी। बंकर बस्टर्स ये अमेरिका के पास है जी। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है ईरान की तरफ से, ये अमेरिका ने सप्लाई किए हैं उनको। हाँ, लेकिन ईरानी सदर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। नहीं, जाहिर है वो क्या कहे, हमें पता है तो फिर चुप कर जाए उसके बाद। वो तो इस वक्त बड़े मुश्किलात का सामना है जो बाइडन कि एक तरफ जो बाइडन कहता है कि जी हमने एंथनी ब्लिंकन जो कि उनका सेक्रेटरी है उसने 11 चक्कर लगाए हैं मिडल ईस्ट के जी, इसी कोशिश में कि किसी तरीके के साथ कोई सीज़ फायर हो और जंग ख़त्म हो। एक तरफ तो ये वो दिखाना चाहते हैं जी। दूसरी तरफ जो फंडिंग हो रही है इसराइल की, कांग्रेस सपोर्ट जो मिल रही है अमेरिकन कांग्रेस से और अमेरिकन की जो अंदर जो इसराइल की जो लॉबी है उनकी तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं और हिमायत मिल रही है, वो एक अलग बात है। तो इसलिए नेतन्याहू को तो कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, ही हैज़ द फुल सपोर्ट, जो इफ़ेक्टिव सपोर्ट। अब और जब भी कोई इशू बनता है तो अमेरिकन जो है वो वीटो इस्तेमाल करके रेजोल्यूशंस को ख़त्म कर देते हैं जी। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि इसराइल की ये बड़ी सोची समझी ये स्ट्रैटेजी है कि हिज़्बुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया जाए। अच्छा। अब मैं आपको बताऊं क्यों। देखिए, हिज़्बुल्लाह 1982 से पहले तो उसकी वो मौजूद ही नहीं था। 1982 में इसराइल ने लेबनान को इन्वेड किया जी, और इन्वेड करके बम्बार्डमेंट की बेरूत की और सदर्न बेरूत को ऑक्यूपाई कर लिया। और उसके बाद उस वक़्त जो क्रिश्चियन फलांश थे वो भी इसराइल के साथ मिल गए और काफ़ी तबाही हुई वहाँ। उसके बाद 1984 में हिज़्बुल्लाह की पैदा हुआ
सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स इकट्ठे होकर तो उन्होंने हिजबुल्लाह बनाया और आहिस्ता आहिस्ता हिजबुल्लाह ईरान की मदद से बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया। ये ईरान की एक स्ट्रेटजी भी थी कि मुख्तलिफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो है उनको इकट्ठा एक अंडर वन अम्ब्रेला किया जाए। अच्छा। वो बेरूत में तो कामयाब हो गए, मगर वो इराक और सीरिया में इतने कामयाब नहीं हुए, वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स रह गए। अच्छा। मगर उन्होंने उनको सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ऑल दीज ग्रुप्स आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ईरान। ईरान की भी यही स्ट्रेटजी थी कि एक जगह पे फोकस नहीं होना चाहिए, गिराव होना चाहिए। तो लेबनान ज़रूरी है कि लेबनान के अंदर भी रेजिस्टेंस हो। अच्छा। फिर जो मेन जो लड़ाई हुई हमास की हिजबुल्लाह की और इजराइल की, वो 2006 में हुई। बहुत बड़ी जंग छिड़ गई और हिजबुल्लाह ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया इजराइल को। अब सूरत हाल ये है कि वो तो ख़त्म हो गई बात, मगर इजराइल के जहन में ये है बात कि हमने गज़ा तो साफ़ कर दिया, हमास को भी हमने आधा कर दिया ये, मगर ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो वैसे ही सॉलिड है अभी भी। वी नीड टू वीकन ईरान, और ईरान को वीकन डायरेक्ट भी हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंट्री, इन्वेडिंग ईरान इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मगर हिजबुल्लाह को हम आधा अगर कर दें और उनको डिस्ट्रॉय कर दें, अच्छा। तो देन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं इन द मिडल ईस्ट। ईरान कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाता है, क्योंकि हमास के ऊपर तो सख्त किस्म की अटैक आ गई है और कुछ अरसे के लिए अगर ये अटैक कंटिन्यू की तो गाज़ा जो है उसको तो ऑक्यूपाई कर लेंगे 100%। अब इसने 50,000 के करीब लोग मार दिए, तो इसका ये मतलब है कि इट्स रूथलेस ऑल एंड्स। किसी स्टेज पे भी वो कोई सीज़ फायर नहीं करते, कोई बात नहीं मानने के लिए तैयार। एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं फुल गाज़ा को, वो वेस्ट बैंक को, गाज़ा को क्लीन आउट करके उसको भी अब कॉलोनाइज करना चाह रहे हैं और इसराइल के बॉर्डर्स को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अब अगला बॉर्डर जो है नॉर्दर्न वो जाके सदर्न लेबनान को मिलता है जी। तो वहाँ भी मेरा ख्याल है ये चाहेंगे कि अंदर घुस के तो एक एरिया जो है लेबनान का वो भी ऑक्यूपाई कर लें एज अ बफर जोन, बिकॉज वो जो बॉर्डर एरियाज है वहीं से तो ये रॉकेट्स आते हैं और हिजबुल्लाह के पास कोई 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स का इस वक्त ज़ख़ीरा मौजूद है जी। तो और वो ईरान से आते हैं सारे। तो अब मेरा ख्याल है इन्होंने ये फैसला किया है कि ये अच्छा मौका है और काफ़ी देर से इसकी प्लानिंग हो रही है। देखिए ये नहीं कि जी अभी इन्होंने ये प्लान किया है, ये जब प्लानिंग हुई होगी ना इसकी, तो पहले उन्होंने यही फैसला किया कि गाज़ा को साफ़ करना है और हमास को ख़त्म करना है। अगली स्टेज उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को करना है जी। अब हिजबुल्लाह भी जब से ये हमास के ऊपर अटैक आया है तो हिजबुल्लाह की भी वो भी रॉकेट्स हर रोज़ कुछ ना कुछ फेंक रहे हैं जी। ऐसे ही है ना जी ऐसे ही। अच्छा, मगर वो पूरी फुल फ्लैश नहीं आ रहे, उन्हें पता है कि अगर फुल फ्लैश गए तो इजराइल इन्वेड कर लेगा, मगर उन्होंने भी अपना सॉलिडारिटी में कुछ ना कुछ तो करना है और ईरान की तरफ से भी है कि करें हम जी, क्योंकि ईरान इज़ टू फार अवे, उनकी तो दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये ईरान का एक और पिलर है क्लोज टू अस, इसको तो ख़त्म किया जाए। तो अब वो पहुंच गए हैं वहाँ, अब वो ये कह रहे हैं कि हम हर कोने पे तक जा सकते हैं और उन्होंने अटैक किया है हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। अब आपके सवाल का जवाब वो ये है कि उन्हें पता है कि हिजबुल्लाह तो अब कुछ नहीं खास कर सकता, रॉकेट शॉकेट्स मारेंगे भी, वो फेंकेंगे भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पहले भी उन्होंने सैकड़ों रॉकेट्स फायर किए, लेकिन उनका डिफेंस सिस्टम जो है, उन्होंने जो डोम बनाया हुआ है 3 आयरन डोम, 3 लेवल्स हैं उसके, एक ऊपर है वहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ नॉकआउट, डेविड स्लिंग भी है, और तो इसलिए वो 3 लेवल्स हैं और उसको ईरान की मिसाइल्स, लॉन्ग टर्म मिसाइल्स कैन पेनिट्रेटेड, बट बाकी जो छोटे रॉकेट शॉकेट्स हैं उनको फारग कर देते हैं। अच्छा, तो अब आई थिंक दे आर प्लेइंग के ईरान इन्वॉल्व हो, ईरान हमें अटैक करे इन अ बिग वे, ताकि हम ईरान को पकड़े। और उन्हें पता है कि जब वो ईरान के पीछे जाएंगे तो फिर अमेरिका जो है 100% उनके साथ होगा और ये सीज़ फायर और ये सारी बातें ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगी। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बयान आया है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर इस रीजन में अब सीरिया नहीं रहा, जितना बड़ा सऊदी अरेबिया है जी। सऊदी अरेबिया की तरफ से जो बयान आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि हम किसी सूरत में इसराइल को नहीं रिकग्नाइज करेंगे, अच्छा, जब तक ये फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता।
पहले वो तैयार हो गए थे, अब कहते हैं कि नहीं, कि जैसे वो पहले तैयार हो गया था रिकग्नाइज करने के लिए अंडर सर्टेन कंडीशंस। फिर आगे और उनको ईरान का तो प्रॉब्लम है ना, सऊदीज को, यूएई वालों को भी है, तो दे आर कॉट बिटवीन देयर सेक्टेरियनिज्म एंड लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, issues, internal issues to Islam, to the world of Islam, or as compared to the issues with the Western world. Saudi Arabia, UAE, but tied hai, they're tied into the Western network, whether it is economy or society. अब देखिए ना, सऊदी अरेबिया में भी जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज कर रहे हैं ना जी, मॉडर्नाइज की जगह पे वेस्टर्नाइज हो रहा है। बीचेस बनेंगी, ये होगा, वो होगा, टूरिज्म होगी, तो टूरिज्म तुम्हारी मेरी तो नहीं होगी ना, टूरिज्म तो अमेरिकन टूरिस्ट की होगी, वेस्टर्न टूरिस्ट की होगी, वहाँ गैम्बलिंग कैसीनोज बनेंगे, वहाँ बीचेस बनेंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो दे आर टाइड टू दैट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब रह गया सिर्फ ईरान, अगर वो हिजबुल्लाह को डेसिमेट कर देते हैं या डिग्रेड कर देते हैं, डेसिमेट तो बड़ा मुश्किल है अवामी तंजीमों को, मगर डिग्रेड करना, तो देन उनकी ये मेरा ख्याल ख्वाहिश है कि ईरान प्रोवोक हो जाए। अच्छा, अब आप देखिए ईरान के ऊपर कितना मसला है। एक तो वो चाहते हैं कि ईरान अगर प्रोवोक होता है तो फिर इजराइल अटैक करता है तो वो ईरान को डिफीट तो होगी एट द टैक्टिकल लेवल जी, जिसके साथ शायद ईरान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो जाए या अंदरों से इनकलाबी काउंटर रेवोल्यूशन या काउंटर द इस्लामिक रेजीम, क्योंकि सारा वक्त वो तो उकसाते रहते हैं ना वहाँ, हाँ, लावा पकता है, हाँ, लावा ये अमेरिकन पकाते रहते हैं, तो वो शायद इंतज़ार ये है कि रेजीम चेंज हो जाए, और वो जो काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे हैं कि जी किसी तरीके के साथ ये इस्लामिक रेजीम ख़त्म हो यहाँ, तो वो हो सकता है कि वॉर कैन प्रेसिपिटेट दैट, मतलब ये है कि वो एक ट्रिगर बन सकता है। वॉर होता है ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जो हारता है ना वहाँ फिर तब्दीली आ जाती है, वो किसी न किसी किस्म की रेजीम चेंज हो जाती है। अच्छा। जहाँ जो मुल्क में, जिस मुल्क में भी आप कोई जंग हारते हैं ना, तो आपकी फ़ौज और आपकी जो रेजीम होती है वो पीछे हट जाती है और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये रेजीम चेंज ईरान में इज़ अ परफेक्ट फार्मूला, क्योंकि वैसे भी कोई थोड़ी बहुत डिसएंचांटमेंट है वहाँ, कुछ लोग खुश नहीं हैं जिस किस्म के हालात हैं वहाँ, बड़ी तंगी है, बड़ी इन्फ्लेशन है एंड सो ऑन, बिकॉज सैंक्शंस लगे हुए हैं सारे और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये जो नए साहब जो प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के, उनकी तो यही कोशिश थी कि वेस्ट के साथ फिर बातचीत शुरू की जाए और तसल्ली दी जाए कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हम नहीं कर रहे एंड सो ऑन, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की जाए।